Hello to all my viewers and subscribers. Sakshi Agrawal here. Today's topic about discussion is Depositories Act 1996. But before moving this, we have to understand the concept of depository. What is depository? A depository is an organization like a central bank जहाँ पे शेयर होल्डर्स जो है वो सिक्योरिटीज हेल्ड करता है इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. वो कैसे करता है? थ्रू द मीडियम ऑफ अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. अब बात करें सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग डिपॉजिटरी का क्या मतलब है. तो इसके अकॉर्डिंग डिपॉजिटरी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड विच हैज़ बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेबी एक्ट 1992. अब बात करें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है. जस्ट एज अ ब्रोकर एक्ट एन एजेंट ऑफ अ इन्वेस्टर एट स्टॉक एक्सचेंज. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होता है वो एजेंट होता है डिपॉजिटरी का, जो कि लिंक प्रोवाइड करता है कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में थ्रू दी डिपॉजिटरी. अब बात करें व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डीपी. डीपी मतलब हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को. तो फर्स्ट, एक्ट एज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी. सेकेंड, फंक्शंस लाइक सिक्योरिटीज बैंक. थर्ड, अकाउंट ओपनिंग. फोर्थ, फैसिलिटेट्स डीमेट्रलाइजेशन. फिफ्थ, credits to investor in IPO, rights, bonus, settle trades in electronic segment. तो ये सब फीचर्स है डीपी का. अब बात करते हैं कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जैसे लिंक प्रोवाइड करता है कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में. तो अगर हमें सिक्योरिटीज़ होल्ड करना है तो वो हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हैं. कैसे करते हैं? थ्रू द मीडियम ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. क्योंकि हम लोग डिपॉजिटरी के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, इसलिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है. वो एक एजेंट, एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है. अब बात करें डिपॉजिटरी का पूरा लीगल फ्रेमवर्क क्या है. तो वो डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग पूरा दिया हुआ है और वो सेबी से रेगुलेटेड होता है. और कोई भी अगर चाहता है कि वो डिपॉजिटरी सर्विस दे तो उसके लिए उसको कंपनी फॉर्म करना होता है, रजिस्टर्ड करवाना होता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और उसको सेबी से सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन करना पड़ता है. और सेबी तभी सर्टिफिकेट ग्रांट करती है जब उसको लगता है कि जितनी भी प्रिस्क्राइब कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है. अब बात करें डिपॉजिटरी सिस्टम का क्या क्या बेनिफिट्स है. तो जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हेल्ड कर रहे हैं शेयर्स, तो वहाँ पे वो सारे रिस्क एलिमिनेट हो जाएंगे जो कि फिज़िकल सर्टिफिकेट से एसोसिएटेड होते थे. इमीडिएट ट्रांसफ़र होगा और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी रिलेटेड टू चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ इन्वेस्टर वो एलिमिनेट हो गई है. बैड डिलीवरीज एलिमिनेट हो गई है. और लास्ट पॉइंट, रिडक्शन ऑफ ब्रोकरेज बाय मनी ब्रोकर्स फॉर ट्रेडिंग इन डीमेट्रलाइज्ड सिक्योरिटीज़. तो ये सब डिपॉजिटरी के आने से ये सब बेनिफिट है. अब बात करें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर अ डिपॉजिटरी, क्या क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है. तो फर्स्ट, बी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड एज अ कंपनी. सेकेंड, be registered with SEBI. Third, has framed bylaws with the previous approval of SEBI. Fourth, have one or more participants to render depository services on its behalf. Fifth, complies with Depositories Act 1996 and SEBI Depositories and Participants Regulation 1996. तो ये सब एलिजिबिलिटी कंडीशन है फॉर अ डिपॉजिटरी. अब बात करें बाईलॉज ऑफ डिपॉजिटरी की. तो डिपॉजिटरी जो है बाईलॉज जो बनाता है वो विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी, जिसमें कि जितने भी प्रोविजंस हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब उस बाईलॉज में दिए रहते हैं. लेकिन अगर सेबी को लगता है कि किसी भी बाईलॉज को वो रिवोक कर सकता है, उसको अगर ठीक लगता है तो वो सेबी के पास ये पावर होता है कि वो रिवोक उसको कर सकता है. अब बात करें कि उस बाईलॉज में क्या क्या कंटेंट दिया रहता है, क्या क्या उसमें दिया रहता है. तो फर्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया रहता है फॉर एडमिशन एंड रिमूवल ऑफ सिक्योरिटीज इन द डिपॉजिटरी. सेकेंड, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन ऑफ एनी पर्सन एज अ पार्टिसिपेंट. थर्ड, द मैनर एंड प्रोसीजर फॉर डीमेट्रलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज. फोर्थ, द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द सिक्योरिटीज शैल बी डील्ड विथ. अब बात करें डिपॉजिटरी का क्या क्या फंक्शंस है. तो फर्स्ट, अकाउंट ओपनिंग. सेकंड, डीमेट्रलाइजेशन. थर्ड, रीमेट्रलाइजेशन. फोर्थ, सेटलमेंट. फिफ्थ, प्लेजिंग. अब बात करें डीमेट्रलाइजेशन की. तो डीमेट्रलाइजेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे
फिजिकल शेयर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक शेयर में कन्वर्ट हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द इन्वेस्टर। अब डीमेटेरियलाइजेशन की प्रोसेस की बात करें तो उसका क्या प्रोसेस है, तो फर्स्ट इन्वेस्टर जो है वो डीपी के पास अकाउंट ओपन कराएगा, सेकेंड डीआरएफ फॉर्म फिल करेगा जिसको बोलते हैं हम लोग डीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म, थर्ड जो इन्वेस्टर है वो डीआरएफ और सर्टिफिकेट जो है लॉन्च करेगा विद डीपी, फिर डीपी जो है डिपॉजिटरी को इंटीमेट करेगी, फिर डिपॉजिटरी जो है रजिस्ट्रार और इशूअर को इंटीमेट करेगा, फिर डीपी जो है सर्टिफिकेट और डीआरएफ वो रजिस्ट्रार इशूअर को देगी, फिर रजिस्ट्रार जो है वो कंफर्म करेगा और डीमेट कर देगा डिपॉजिटरी को, फिर डिपॉजिटरी जो है इन्वेस्टर अकाउंट को क्रेडिट कर देगी। अब बात करें रीमेटेरियलाइजेशन की, तो ये जस्ट अपोजिट है डीमेटेरियलाइजेशन का। जैसे डीमेटेरियलाइजेशन में फिजिकल शेयर इलेक्ट्रॉनिक शेयर में कन्वर्ट होता था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शेयर जो है वो कन्वर्टेड होता है फिजिकल शेयर्स में। तो यही दिया है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स इज कन्वर्टेड बैक इनटू फिजिकल शेयर्स एट द ऑप्शन ऑफ द इन्वेस्टर और एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, जो लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहें। तो रीमेटेरियलाइजेशन का क्या प्रोसेस है, तो रीमेटेरियलाइजेशन का प्रोसेस है, फर्स्ट डीपी जो है डिपॉजिटरी को इंटीमेट करेगा, सेकेंड डिपॉजिटरी जो है रजिस्ट्रार और इशूअर को इंटीमेट करेगा, फिर डीपी जो है आरआरएफ दैट इज रीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म और सर्टिफिकेट जो है रजिस्ट्रार और इशूअर को सेंड करेगी, फिर रजिस्ट्रार जो है वो कंफर्म करेगा रीमेट टू द डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी जो है फिर इन्वेस्टर अकाउंट को डेबिट कर देगा। तो अब ये कैसे याद रहेगा डीमेटेरियलाइजेशन का प्रोसेस और रीमेटेरियलाइजेशन का प्रोसेस, तो डीमेटेरियलाइजेशन तो आप लोग याद कर लिए हैं, तो रीमेटेरियलाइजेशन का प्रोसेस कैसे याद होगा, जो डीमेटेरियलाइजेशन का फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ से एट्थ पॉइंट ये रीमेटेरियलाइजेशन में सेम है। अब बात करें डिपॉजिटरी के मॉडल्स की, तो देयर आर टू मॉडल्स, फर्स्ट इमोबिलाइजेशन, सेकेंड डीमेटेरियलाइजेशन। तो इमोबिलाइजेशन में क्या होता है कि जो हम लोग जैसे मान लीजिए 10 शेयर है, तो उसमें इमोबिलाइजेशन में हम लोग जंबो सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं रिप्रेजेंटिंग द एंटायर इशू, मतलब जैसे 10 का हम लोग 10 शेयर सर्टिफिकेट इशू किए हैं तो एक सर्टिफिकेट में ही उस 10 को इंक्लूड कर देंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं जंबो सर्टिफिकेट। तो यही दिया हुआ है कि द इमोबिलाइजेशन ऑफ फ्रेश इशू में बी अचीव्ड बाय इशूइंग अ जंबो सर्टिफिकेट representing the entire issue in the name of depository as nominee of beneficial owners। डीमेटेरियलाइजेशन की बात हम लोग कर चुके हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जैसे डिपॉजिटरी जो होता है उसको रजिस्टर मेंटेन करना ज़रूरी होता है और इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर मेंटेन करना पड़ता है, जो कि कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है कि किस तरीके से हम लोग को इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर मेंटेन करना है। और डिपॉजिटरी को हम लोग रजिस्टर्ड ओनर मानते हैं, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होता है तो जो भी नाम होता है शेयर होल्डर्स का, जैसे ऐसे फिजिकल में क्या होता है शेयर होल्डर्स का नाम दिया रहता था, लेकिन इसमें क्या होता है डिपॉजिटरी का नाम रहता है, तो इसलिए बोलते हैं हम लोग डिपॉजिटरी को रजिस्टर्ड ओनर। लेकिन एज अ रजिस्टर्ड ओनर उसके पास कोई भी वोटिंग राइट या कोई भी अदर राइट इन रेस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज़ नहीं होता है। लेकिन जो बेनिफिशियल ओनर है, बेनिफिशियल ओनर के पास सारा राइट होता है, सारा वोटिंग राइट होता है। अब बात करें प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ हेल्ड इन डिपॉजिटरी, तो जो बेनिफिशियल ओनर है मतलब जिसको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो डिपॉजिटरी से अप्रूवल लेके वो उस सिक्योरिटीज़ पे प्लेज या हाइपोथिकेशन क्रिएट कर सकता है। और कोई भी अगर जैसे वो कर लिया तो कोई भी एंट्री अगर डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में है तो वो एक एविडेंस माना जाएगा एज ए एविडेंस ऑफ प्लेज और हाइपोथिकेशन। अब बात करें ऑडिट अंडर सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट्स रेगुलेशंस 1996, तो हर इशूअर को ऑडिट रिपोर्ट क्वार्टरली बेसिस पे सबमिट करना ज़रूरी होता है, और वो रिपोर्ट वो किसको सबमिट करेगी, टू दी कंसर्न स्टॉक एक्सचेंज। और उस रिपोर्ट को कौन ऑडिट करेगा, ऑडिटेड बाय ए प्रैक्टिसिंग सीएस और अ क्वालिफाइड सीए। तो इस ऑडिट को करवाने का क्या पर्पज़ होता है, तो ये सब पर्पज़ है, फर्स्ट रिकॉन्सिलिएशन ऑफ टोटल इशूड कैपिटल, सेकेंड रिकॉन्सिलिएशन ऑफ लिस्टेड कैपिटल, थर्ड रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कैपिटल हेल्ड बाय डिपॉजिटरीज इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म,
Fourth, the details of changes in share capital during the quarter. Fifth, in principle approval obtained by the issuer from all the stock exchange where it listed in respect of such further issued capital. तो ये सारे पॉइंट्स कैपिटल से रिलेटेड है, जितना भी पर्पस है, टोटल इशूड कैपिटल, लिस्टेड कैपिटल या कैपिटल हेल्ड बाय डिपॉजिटरी, एनी चेंजेस इन शेयर कैपिटल या फर्दर इशूड कैपिटल। अब बात करें इंटरनल ऑडिट की, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं दो डिपॉजिटरीज हैं, एक NSDL एक CDSL। तो ये अलाउ करती हैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को कि ये इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं ऑफ द ऑपरेशन ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो जितने भी DP हैं, एवरी DP ये इंश्योर करते हैं कि जो इंटरनल ऑडिट हो रहा है वो मतलब एक इंटरवल पे हो रहा है ऑफ नॉट मोर देन 3 मंथ, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। वो कौन करेगा? बाय अ क्वालिफाइड CA या तो CS जो कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड किया है, और जो भी कॉपी होगी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की वो डिपॉजिटरी को सबमिट करना पड़ता है। अब बात करें कॉन्करेंट ऑडिट की, तो कॉन्करेंट ऑडिट कौन करेगा? वो भी प्रैक्टिसिंग CS और क्वालिफाइड CA करेगा। कॉन्करेंट ऑडिट में क्या होता है? फर्स्ट, ऑडिट ऑफ प्रोसेस ऑफ डीमेट अकाउंट ओपनिंग। सेकेंड, कंट्रोल एंड वेरिफिकेशन ऑफ डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप्स। अब बात करें DDP की, डेट इज डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो DP को अप्रूवल लेना पड़ता है और रजिस्टर्ड करना होता है SEBI से कि वो एक सर्विस प्रोवाइड कर सकता है एज अ टू अ क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, इज कॉल्ड DDP। तो यही दिया, DP दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट दैट हैज टेकन अप्रूवल फ्रॉम or registered with SEBI to offer services to qualified foreign investor is called DDP। अब QFI की बात करें तो वो हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, DDP दैट इज डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो फर्स्ट, नेट वर्थ 50 करोड़ होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और DP जो है वो क्लियरिंग बैंक और क्लियरिंग मेंबर होना चाहिए किसी भी क्लियरिंग कॉरपोरेशन का। थर्ड, जितना भी FATF स्टैंडर्ड है या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट रूल्स या जो भी SEBI सर्कुलर है उसको कंप्लाई करना होगा। Last, shall obtain prior approval of SEBI before commencing the activities relating to QFI, that is qualified foreign investor। तो ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बात करें कि क्या क्या DDP की रोल्स और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो फर्स्ट, DDP जो है वो QFI क्लाइंट से जो भी डील करेगा वो फेयर और इम्पार्शियल मैनर में करेगा। सेकेंड, DDP जो है वो जितने भी अप्रोप्रिएट डिक्लेरेशन हैं वो डिपॉजिटरी, स्टॉक एक्सचेंज और SEBI को देगा। थर्ड, DDP जो है वो QFI होल्डिंग्स के बारे में रिपोर्ट करेगा डिपॉजिटरी, स्टॉक एक्सचेंज, SEBI को, और कोई भी अगर वॉलेशंस करता है QFI तो DDP जो है, DDP की ये ऑब्लिगेशन है कि वो सारे वो स्टेप ले और SEBI और डिपॉजिटरी के नोटिस में लाएगा कोई भी उसको वॉलेशन ऑब्जर्व करता है या उसको लगता है कि वॉलेशन हो रहा है किसी भी रूल, किसी भी एक्ट, किसी भी सर्कुलर का। Thank you. That's all for today. If you like my channel, please like my video and subscribe my channel. That's all. Keep learning, keep doing and keep growing.